Hello, Assalamualaikum guys. Um, I hope I'm audible to everyone. It's Maliha here. So today I'm going to give you my class on political science. कि political science है क्या और political science किस तरह start करना चाहिए मतलब और इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस में इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो मतलब यू विल गोइंग टू लर्न दोस टर्मिनोलॉजीज जो हमारे पॉलिटिकल साइंस में भी हमें हेल्प करेंगी, करंट अफेयर्स में भी, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हेल्प करेंगी। ठीक है, इसके अलावा हम पास पेपर्स पे डिस्कशन करेंगे कि मैंने पास पेपर्स प्रॉपर एनालाइज किए हैं और उससे मैंने काफी रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं रिगार्डिंग फिलोसफर्स निकाले हैं। ठीक है, उसमें से आज एक हम फिलोसफर्स भी डिस्कस करेंगे जो है प्लेटो कि मतलब मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आफ्टर डिस्कशन ऑन प्लेटो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस व्हिच जो आप अटेम्प्ट कर सकेंगे क्वेश्चन जो आपके पास पेपर्स में दिए गए हैं रिगार्डिंग प्लेटो। ठीक है, आई होप माय वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, पहले तो लेट मी टेल यू कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का मतलब होता है कि जिसमें आप स्टडी करते हैं कि कैसे एक गवर्नमेंट चलती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होती हैं। ठीक है, जो है स्टेट किस तरह एक प्रॉपर्ली रन होती है, फिर उसमें आप पॉलिटिकल साइंस की वजह से आपको पता चलता है कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसकी वजह से आपको पता चलता है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज कौन कौन सी हैं कि अगर एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी है तो उसकी आइडियोलॉजी क्या, आइडियोलॉजी मीन्स वो किस आइडिया को जो है कॉपी कर रहा है या किस आइडिया को फॉलो कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो इंडिया है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, you all know this quite well, but India is following the ideology of totalitarianism। कल भी मैंने बताया था कि totalitarianism ऐसा रूल होता है जिसमें there is no freedom of religion, there is no freedom of speech, there is no freedom of expression। तो एक आप बिल्कुल ऐसा होता है कि आप किसी जेल में बंद हो, आप एक मुल्क में तो रह रहे होते हो बट यू फील लाइक दैट यू आर लाइक इन अ जेल। ठीक है, इस तरह का आपको फील होता है। तो जो वो इंडिया जो आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा है, ऑल्दो इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इसकी डेमोक्रेसी है, लेकिन जो इसकी आइडियोलॉजी है वो टोटलिटेरियनिज्म है। ठीक है, सऊदी अरेबिया का भी कहा जाता है कि उसमें भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है और मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब मीडिया को इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं है कि वो जो है लिख सके रिगार्डिंग द एट्रोसिटीज ऑफ सऊदी अरेबिया। उसके बारे में भी यही बात की जाती है। ठीक है, फिलीपींस के बारे में भी यही कहा जाता है, साउथ सूडान के बारे में भी यही कहा जाता है कि उसमें भी इतना फ्रीडम ऑफ मीडिया नहीं गिवन है। ठीक है, सो दिस इज ऑल। सो गोइंग टू माय ऑन माय नेक्स्ट स्लाइड। इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमारा आज इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस क्लियरली बता दिया कि इसका मतलब क्या है। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे पॉलिटिकल साइंस के पास पेपर के एक क्वेश्चंस पर, लेकिन वो आगे हम जाके करेंगे। अब इंट्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। अच्छा, अब बात ये है कि जो रूल्स है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि आपका आ जाती है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में बता रही हूँ। ठीक है, कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन। ठीक है, आप सबको नजर आ रही होगी। इसमें ओलिगार्की नजर आ रही है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट नजर आ रही है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नजर आ रही है। ठीक है, तो जो रूल होता है, जो बहुत सारे लोग जिस कंट्री में रूल करते हैं, जिसमें ज्यादा लोगों का रूल होता है, उसने आपने देखा होगा कि बंदे ने ना चाबी पकड़ी हुई है।
वो जो चाबी पकड़ी हुई है, वो चाबी इस चीज की है कि वो अपना डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, मतलब की पकड़ी हुई है उसने। सो की का क्या मतलब होता है कि की इज यूज टू ओपन द लॉक। सो जो इंसानों के पास होता है वो जो है की होती है। मतलब जो आपने कोई भी गवर्नमेंट बनानी है तो विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट नहीं बन सकती। जब तक लोग वोट नहीं देंगे, जब तक लोग अपनी पब्लिक ओपिनियन और कंसर्न नहीं शो करेंगे, तो डेमोक्रेसी में आपकी इस तरह जो की होती है वो लोगों के पास होती है, तो आपकी गवर्नमेंट नहीं बन सकती। अब आता है ओलिगार्की। ठीक है, ओलिगार्की में ये होता है कि कुछ लोग, फ्यू लोग, कुछ लोग, कुछ नॉबल्स, ठीक है, या कुछ आप कह सकते हैं दीनदार लोग जो नॉबल्स हैं, वो जो है रूल करते हैं कंट्री को। ठीक है, उसमें जो है जो नॉमिनेशन होती है वो विद इन द सिस्टम ही नॉमिनेशन होती है, उसमें लोगों का कोई हक नहीं होता कि क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एरिस्टोक्रेसी में ये होता है कि वो रूल बाय द वन होता है और उसकी एक अनलिमिटेड पावर होती है। ठीक है, सॉरी, एरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की जो है, जो एरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोटल ने कहा था कि जब एरिस्टोक्रेसी फ्यू पीपल का रूल आता है, ठीक है, उसके बाद जब वो रूल करप्ट हो जाता है, वो लोग जो कुछ लोग हैं बहुत ज्यादा करप्शन करते हैं, तो वो ओलिगार्की में चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। ठीक है, तो डेमोक्रेसी मैंने बता दिया आपको, ओलिगार्की और एरिस्टोक्रेसी ये दोनों सेम है, लेकिन एरिस्टोक्रेसी जब बहुत ज्यादा करप्ट हो जाती है तो वो ओलिगार्की बन जाती है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। एट्रोक्रेटिक और एट्रोक्रेसी जो होती है, इसमें ये होता है कि एक बंदा रूल करता है और उसकी अनलिमिटेड पावर होती है। इसको हम मुनार्क भी कहते हैं कि एक बंदे की रूल होता है और उसकी अनलिमिटेड पावर होती है, मुनार्की भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब हम वही मैं आपको दोबारा से इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन पे ले आई हूँ कि क्या है नारकी। मैंने कल भी बताया था कि कोई मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि नारकी आजकल किस किस मुल्क में चल रही है, मतलब क्यों इतनी कॉमन है। वैसे इनारकी अगर आप प्रॉपरली स्टडी करें तो आप देखेंगे कि इनारकी ऑस्ट्रेलिया में भी है। ठीक है, मतलब अगर आप सर्च करें कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ मोस्टली वो लोग कहते हैं कि वो इनारकी पे रन हो रही है। ठीक है, लेकिन इनारकी आजकल जैसे वेनेजुएला में हो गई है कि कोई ऑर्डर नहीं है, कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहा, पावर वैक्यूम हो गया, किसी को नहीं पता चल रहा कि कौन पावर में है, और जो है मतलब बहुत क्योस और फर्स्ट सी मची हुई है। फिर आ जाती है आपकी मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है जो इंसान एक बंदा रूल करता है। ठीक है, अब मोनार्की आप देख सकते हैं सऊदी अरेबिया में भी है। अब मोनार्की के ही अगेंस्ट अगेन आई एम टेलिंग यू, अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ था। पहले ये स्टार्ट होता है 2010 में अरब स्प्रिंग। ठीक है, ये इजिप्ट से स्टार्ट हुआ था और इजिप्ट में हुस्नी मुबारक के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था, लोग तंग आ गए थे उससे, उसको टॉपल ऑफ करने के लिए। फिर ये अरब स्प्रिंग ज्यादा ज्यादा लिबिया पहुंच गया, लिबिया में कजाफी को उसकी ही आर्मी मार देती है। उसके बाद ये आगे जा रहा था तो ये सीरिया में भी और यमन में भी आ चुका है। ठीक है, सीरिया में असाद गवर्नमेंट के अगेंस्ट चल रहा है, क्योंकि सीरिया में जो हेड है असाद वो एक शिया है और जो उसकी कम्युनिटी है वो अंडर सुन्नी रह रहे हैं लोग। सो द पीपल आर नॉट हैप्पी विद द पॉलिसीज ऑफ असाद इन सीरिया, तो इस वजह से उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसको फॉरेन हमारी प्रॉक्सी सपोर्ट कर रही है, फॉरेन लॉबी सपोर्ट कर रही है, जैसे कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, रशिया सपोर्ट कर रहा है, चाहे ईरान कर रहा है। तो ये एक सीरिया के ऊपर एक अलग टॉपिक है कि असाद गवर्नमेंट को जैसे रशिया और ईरान का सपोर्ट है, क्योंकि ईरान इज ऑल्सो मतलब उसकी एक जो आइडियोलॉजी है वो उसी पे बेस है, तो शिया उसकी आइडियोलॉजी है तो उस पे है। तो इस वजह से, और उसके बाद जो उनकी ऑपोजिट फोर्सेस है उसमें अमेरिका है, टर्की है, टर्की कुर्स, अमेरिका कुर्स को सपोर्ट कर रहे हैं अगेंस्ट टर्की। सो मतलब वो काफी क्योस सी मची हुई है, तो उधर हम कह सकते हैं कि उधर मोनार्की भी है और एक अनार्की भी छा गई है, क्योंकि कोई पावर वैक्यूम हो गया, कोई मतलब कंट्रोल इतना खास नहीं रहा गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के कुछ मतलब जो सीरिया के कुछ हिस्से हैं वो टर्की ने उसको ऑक्युपाई कर लिया, कुछ हिस्से जो है अमेरिका ऑक्युपाई करके बैठा हुआ है, कोई आई एस के पास है।
वहां का दाइश ग्रुप भी काम कर रहे हैं। सो डिफरेंट थिंग्स आर गोइंग ऑन, ठीक है। सो ये मैं आपको 7 एग्जांपल्स के इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप देख सकें, करंट एनालिसिस कर सकें कि ये सिर्फ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हमने रट्टा नहीं लगानी है, आपने एग्जांपल्स के साथ समझनी है कि इन केस पॉलिटिकल साइंस में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि वेयर डू यू सी दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की इन दिस करंट एरा। क्योंकि आजकल जितने भी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आते हैं या जितने भी सीएसएस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वो करंट सिनेरियो से जरूर कंपेयर करते हैं। इवन इस्लामियत का भी कोई क्वेश्चन आता है तो करंट सिनेरियो से जरूर आपको कंपैरिजन देते हैं। सो दैट्स द ओनली रीजन आई एम टेलिंग यू कि किस तरह आपने करंट सिनेरियो से कंपैरिजन करना है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। मोनार्की मैंने एक्सप्लेन कर दी, ओलिगार्की मैंने एक्सप्लेन कर दी कि रूल ऑफ फ्यू पीपल होता है, मतलब इलाइट्स का रूल होता है, ठीक है। मोस्टली लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में भी काइंड ऑफ ओलिगार्की चल रही है, बस नाम की डेमोक्रेसी है क्योंकि एक इलाइट्स ही रूल कर रहे हैं। कि उन्होंने कहा कि जैसे फ्यू फैमिलीज आर रूलिंग द पाकिस्तान फ्रॉम लाइक द डे ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये होता है कि रूल ऑफ सिटीजन्स होते हैं। सिटीजन्स जो है अपना नॉमिनेट करते हैं, अपना इलेक्ट करते हैं बंदा, और अपने सिटीजन्स जो है उनको जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है, मिनॉरिटी के राइट्स बहुत सेफ गार्ड किए जाते हैं डेमोक्रेसी में। मतलब उसमें सारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है वो आप मतलब मुल्क की पब्लिक के लिए होती है, ठीक है। तो ओके, उसके बाद आपका है रिपब्लिक। रिपब्लिक आपका है अमेरिका में, यू नो इट क्वाइट वेल। रिपब्लिक में जो होता है इनडायरेक्ट रूल होता है सिटीजन्स का। जैसे कि अमेरिका में जो है मतलब एक इलेक्टोरेट कॉलेज बनता है, उसमें जो लोग होते हैं वो उनकी एक एजुकेशन क्राइटेरिया होता है, उनका एक एज होती है, उसमें टेक्नोक्रेट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। फिर वो जो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो वोटिंग देते हैं फॉर द प्रेसिडेंट। वो सिलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट कौन बनेगा, ठीक है। और जो अमेरिका की मतलब इस तरह चलता है कि हर मतलब स्टेट से एक या दो बंदे जो है इलेक्ट होते हैं, उस की भी सिलेक्शन या इलेक्शन इस बेसिस पे होता है कि जो बंदा वोट दे रहा हो वो इंसेन ना हो, वो सिटीजन हो। तो उसमें काफी मतलब उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है। वी विल डिस्कस इट व्हेन वी विल बी स्टडिंग अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अच्छा, अरिस्टोटल ने कहा था कि अगर मतलब आपकी जो है मोनार्की मोनार्की जो है करप्शन में चली जाए तो वो टायरनी में चेंज हो जाती है, वो टायरेंट रूल आ जाता है। उसमें ये होता है कि रूल तो मतलब एक ही बंदा करता है। जैसे उसमें आपका रूल आ जाएगा आर्मी का, ठीक है। उसमें आ जाएगा आपका डिक्टेटरशिप, क्योंकि डिक्टेटर हेड था, जैसे हिटलर को कहा जाता है कि उसका डिक्टेटरशिप माइंड था। तो उसमें एक ही बंदा रूल करता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा मतलब क्रूअल किस्म का होता है, वो बहुत लोगों के साथ ज्यादतियां करता है। तो इस वजह से उसको हम लोगों ने कहा है कि वो क्या कहते हैं, जो टायरनी होती है वो तब मंद होती है जब मोनार्की करप्ट हो जाती है और बहुत ज्यादा इंसान को जुल्म होना शुरू हो जाते हैं। वो जो आपके रूलर्स हैं वो बहुत जालिम हो जाते हैं, डिफरेंट चीजों पे पनिशमेंट करते हैं, हर चीज पे जो है वो राज करना शुरू कर देते हैं। फिर टोटलिटेरियनिज्म आगे, टोटल गवर्नमेंट कंट्रोल। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ करंटली टोटलिटेरियनिज्म किन किन कंट्रीज में प्रिवेल कर रहा है, जो आपको खुद भी नजर आ रहा होगा। किस किस कंट्रीज में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं है और फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल्कुल भी नहीं है, और लोग बहुत ज्यादा बुरी तरीके से रह रहे हैं। यू नो इट क्वाइट वेल, ठीक है। उसके बाद आई होप दीज टर्मिनोलॉजीज आर क्लियर टू यू। ये आपने सारी मतलब पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़नी है। फिर ये टर्मिनोलॉजीज व्हेन यू विल बी रीडिंग करंट अफेयर्स मैगजीन, उसमें भी आप यू विल गोइंग टू ओवरकम दीज टर्मिनोलॉजीज। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी दीज टर्मिनोलॉजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर दीज टर्मिनोलॉजीज, और ये सबको क्लियर होनी चाहिए whenever you will be opting out for any of the CSS subject, ठीक है। ओके, अब ये पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस आ गया, आई गेस इट्स लाइक
little bit, yeah. अब ये पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस आ गया, आप ये देख सकती है। लेट मी जाके अब इसमें ये जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो 22 है, ठीक है। अब इसमें जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो 22 है, लेकिन इसमें जो थिंकर्स हैं वो कुछ सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं बता रही हूँ, मैं इनको बोल्ड कर रही हूँ। जैसे कि प्लेटो हो गया, अरिस्टोटल हो गया, मैकियावेली हो गया, मोंटेस्क्यू हो गया, हॉब्स हो गया, लॉकी हो गया, रोज़ो हो गया, ठीक है। ये जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि मैं इनको बोल्ड कर रही हूँ। फिर उसके बाद मिल हो गया, बेंथम हो गया, हीगल हो गया, मार्क्स हो गया, ठीक है। ये बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप रिलेटेड टू हिंदन, ठीक है। तो इसमें आपका लेनिन भी काफी, इसके क्वेश्चंस रिलेटेड टू लेनिन भी मैंने पढ़े हैं और मैंने इसकी मतलब प्रैक्टिस की है। तो ये इस काफी जो है इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये नहीं है कि बाकी आप लोगों ने पढ़ने ही नहीं है या आप लोगों ने उनको देखना भी नहीं है। उनका भी आपको मैं ओवरव्यू दूंगी बाकी फिलोसफर्स का भी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं फिर कह रही हूँ सीएसएस के पेपर्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल आते हैं। जो उन्होंने सिलेबस में दिया हुआ है तो ऑब्वियसली वो उसमें से क्वेश्चन पूछ सकती है, लेकिन जो बहुत कॉमन फिलोसफर्स के क्वेश्चन उन्होंने रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं उनको हम पहले फोकस करेंगे, ठीक है। अब मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट में आपके यहाँ 11 थिंकर्स नजर आ रहे होंगे आपको, लेकिन इसमें से भी कुछ जो थिंकर्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। वो मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट में से कौन से थिंकर्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हम आ जाते हैं स्टेट सिस्टम। अब स्टेट सिस्टम पे आप लोग क्या पढ़ेंगे? स्टेट सिस्टम में आप लोगों ने ये पढ़ना है कि इस्लाम क्या कहते हैं कि किस तरह स्टेट रन करनी चाहिए, इस्लाम का क्या कॉन्सेप्ट है। इसमें आप पढ़ेंगे कि शूरा शूरा क्या होती है, कि कंसल्टेशन की जाए एक दूसरे से, ठीक है। फिर आप पढ़ेंगे कि इलेक्शन किस तरह हुए, इमाम का इलेक्शन हुआ, हजरत अबू बकर आए, खिलाफत किस तरह स्टार्ट हुई। तो ये इसमें थोड़ा सा लाइट सा आपने टच, इसमें आपको जो मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम में आपने इस्लामिक सिस्टम पढ़ना है, ये जो कॉन्सेप्ट है इस्लामिक कॉन्सेप्ट सिस्टम, दिस विल गोइंग टू हेल्प यू इन इस्लामिया पेपर एज वेल, ठीक है। एक मिनट, आई होप कि मैंने स्लाइड मूव की है तो वो दूसरी स्लाइड आ गई है। स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी कि कौन सी स्लाइड शो हो रही है? बिकॉज मैं थोड़ी सी इस बात में कंफ्यूज हो गई हूँ कि मैं स्लाइड्स तो चला रही हूँ, आप नॉट श्योर कि आगे चल रही है या नहीं चल रही है। एक मिनट, okay. Now my voice is clear. Hello. Now my voice is clear. अच्छा, मैं like I'm moving the slide. So can you tell me कि कौन सी स्लाइड अभी खुली हुई? Because it's showing here कि मैं फर्स्ट स्लाइड ही शो हो रही हूँ on Facebook.
Okay, fine. So on the discussion of the syllabus. Okay, fine. So I was discussing syllabus with you people. I guess मैं syllabus की जो discussion कर रही हूँ वो ही आप लोगों को show हो रही है. Okay, good. Very fine. So I got confused because someone actually texted me कि मैम slides आगे show नहीं हो रही. So I got confused and that's why I just took a break just to ensure this thing कि आप लोगों को सही स्लाइड शो हो. अच्छा, तो हम बात कर रहे थे स्टेट सिस्टम में कि सिस्टम में आप इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड उम्मा पढ़ेंगे जो आपको इस्लामियत में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. ठीक है, मैं आपको एक सिलेबस का पॉलिटिकल साइंस का रिव्यू बता रही हूँ कि इट्स नॉट अ ड्राई सब्जेक्ट. इसमें मैं सारी आपको बता दूंगी कि इस चीजों का आपको कहाँ कहाँ फायदा होना है. ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारी है ओके लेट मी सी. अभी आप देख रहे होंगे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट वेस्टर्न एंड इस्लामिक. ठीक है, ये आपको स्लाइड शो हो रही होगी. पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट वेस्टर्न इस्लामिक, इसमें आप सॉवरेनिटी, जस्टिस, लॉ, लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वालिटी, राइट्स एंड ड्यूटी, ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड पावर के बारे में पढ़ेंगे. मतलब सॉवरेनिटी क्या होती है कि हम एक सॉवरेन स्टेट में रह रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, हम अपना हर लॉ बना सकते हैं. ठीक है, ये सॉवरेनिटी है. जस्टिस क्या होती है हमारी कि हमें हमारे जो है राइट्स, जो हमारे ह्यूमन राइट्स है, हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो, फ्रीडम ऑफ असेंबली हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, वो हम सबको मिले तो ये हमारे साथ जस्टिस हो रहा है. ठीक है, लॉ आप क्या पढ़ेंगे कि लॉ क्यों इम्पोर्टेंट है कि वो एक स्टेट में प्रिवेल करे. अगर लॉ नहीं होगा तो इंसान जानवर बन जाएगा. ठीक है, लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को, ये जो कॉन्सेप्ट है लिबर्टी का, ये 3 फिलोसफर्स का आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा और लिबर्टी फिर यहाँ रिपीट होगा तो ये आपको बड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि लिबर्टी पे जॉन लॉकी, जीएस मिल और हॉब्स ने काफी बात की है. फिर उसके बाद आ जाता है फ्रीडम. फ्रीडम का आपको मतलब अच्छी तरीके से पता होगा. इक्वालिटी मींस मिनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, हर कोई इक्वल. राइट्स एंड ड्यूटीज का मतलब ये है कि आपकी क्या राइट्स हैं, मतलब वही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, असेंबली. ड्यूटी क्या है कि आपने अपनी स्टेट के लिए क्या ड्यूटी देनी है. फिर ह्यूमन राइट्स की बात आ जाती है. फिर पॉलिटिकल अथॉरिटी क्या क्या आपको ह्यूमन राइट्स जो है, ये मैं इसको रेड कर रही हूँ. यू कैन सी कि इसको मैं अंडरलाइन भी कर रही हूँ और इसका मैं रेड कर रही हूँ. ह्यूमन राइट्स का मोस्ट प्रॉबेबली आपका एसए में, मतलब जो नेक्स्ट ईयर है 2021 के अटेम्प्ट में आने वाला है एसए. मतलब एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ज्यादा चल रही हैं. और सीएसएस में अगर आप देखिए उनका पैटर्न, तो हमेशा वो सीएसएस में उस चीजों पे फोकस करते हैं जो करंट में चल रहा हो. ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कहाँ कहाँ चल रही है. कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, म्यांमार में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, साउथ सूडान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है. उसके बाद रोहिंग्या क्राइसिस, ये बहुत बड़ी एग्जांपल है ह्यूमन राइट्स वायलेशन की. उसके बाद चाइना में यूगोर्स जो होती हैं, आपकी जो मुस्लिम्स हैं, उसकी कम्युनिटी बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स क्राइसिस का प्रॉब्लम फेस कर रही है. उसके बाद आपकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन थ्रू आउट ग्लोब हो रही है मुस्लिम्स के साथ. एक इस्लामोफोबिया फैल गया है कि मुसलमान जो है, मतलब वो एक मजहब है टेररिज्म का, मतलब वो रिलीजन ही टेररिज्म पे बेस्ड है, तो उनके ऊपर काफी हर मुल्क में जुल्म हो रहा है. फिर उसके बाद ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहाँ जो है, जैसे कि आप अगर प्रॉपरली सर्च करें, अमेरिका में बहुत ज्यादा रिलीजन बेस्ड अटैक्स बढ़ गए हैं स्पेशली मुस्लिम्स के ऊपर. इंडिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ज्यादा हो रही है. जो इंडिया ने सेकंड सिटीजनशिप बिल दी है जिसमें जो है मुसलमानों को बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया अपनी मिनॉरिटी की लिस्ट से. तो ये सारी जो चीजें हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत चल रही हैं. लेकिन इसके बारे में आप पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ेंगे, ह्यूमन राइट्स के बारे में आप करंट अफेयर्स में भी पढ़ेंगे, ह्यूमन राइट्स के बारे में आप एसए के लिए भी आपको ये प्रिपेयर करना पड़ेगा टॉपिक. तो ये एक तीर से 2-3 निशानों वाली बात है अगर यू विल गोइंग टू चूज दिस सब्जेक्ट. ठीक है,
Are you getting point or not? I hope I'm clear to you. Okay. Okay, fine. Now the next is comparative politics. Comparative politics means you are going to study political socialization, political culture, political development. मतलब इसमें आप ये पढ़ेंगे कि एक बंदा पॉलिटिकली सोशलाइज कैसे होता है, जैसे कि पेरेंट्स क्या रोल प्ले करते हैं, ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में। पॉलिटिकल कल्चर क्या है? कल्चर होता है कि आपको पता हो कि पॉलिटिक्स क्या है। एक कल्चर, हमारे कल्चर में इतना हमें नहीं पता पॉलिटिक्स के बारे में। हमें नहीं पता कि किस बंदे को सही तरीके से वोट देना है। हमें नहीं पता कि पॉलिटिक्स के क्या नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट के पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे होती है कि एक जो पॉलिटिशियंस है उनमें एक सेंस हो, ठीक है। पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट किस तरह हो रही है पॉलिटिक्स में हमारे इलेक्शन के थ्रू, ठीक है। सोशल चेंज, सोशल चेंज के बारे में ये जो मैं दोबारा से हाईलाइट कर रही हूँ टर्म सोशल चेंज, ठीक है। एक तो मैंने इसको रेड कर दिया, ऊपर से मैंने बोल्ड कर दिया। सोशल चेंज बारे में आप सोशियोलॉजी में भी पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये सब्जेक्ट काफी और सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप करता है, तो आप जो है सोशियोलॉजी में भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ओके। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी वायलेंस एंड टेररिज्म इन पॉलिटिक्स। ये जो टॉपिक है वायलेंस एंड टेररिज्म इन पॉलिटिक्स, इसको भी मैं बोल्ड कर रही हूँ। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको हेल्प करेगा आपकी करंट अफेयर्स में भी, और जो है आपको एसए में भी हेल्प करेगा कि इन केस अगर आपका एसए पे आ जाता है टॉपिक, ठीक है। तो उसमें भी आपको काफी हेल्प हो जाएगी। जेंडर एंड पॉलिटिक्स, जेंडर एंड पॉलिटिक्स ये जो मैं से हाईलाइट कर रही हूँ, बोल भी कर रही हूँ। जेंडर एंड पॉलिटिक्स में ये आप जेंडर स्टडीज जिस स्टूडेंट्स ने रखी होगी उसमें भी ये टॉपिक ओवरलैप कर जाएगा, क्योंकि इसमें बताया जाएगा इसमें जेंडर एंड पॉलिटिक्स में कि वुमेन को राइट्स देने चाहिए वोटिंग के, वुमेन का प्रेजेंटेशन होनी चाहिए नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में, तो उनको भी एमएन एमपीएस रखना चाहिए, उनका वर्क में प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो ये आपको, आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस आपको सोशियोलॉजी में हेल्प कर रहा है, एसए में हेल्प कर रहा है, इवन अब तो स्टडीज में भी आपको मैंने देखा कि हेल्प कर रहा है। अब ये वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक है, ये जो वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक है ये भी आपका जो जेंडर स्टडीज रखने का सोच नहीं है, ये टॉपिक भी पॉलिटिकल साइंस कवर करेगा, ठीक है। इसको भी मैंने इसलिए रेड कर दिया। मैं उन चीजों को रेड कर रही हूँ जो कॉमन है और सब्जेक्ट्स में भी, ठीक है। जैसे इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड उम्मा, ये भी बहुत कॉमन है, ये इस्लामियत में आपको बड़ा हेल्प करेगा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। Okay. Now this is paper one. Let me do it a little bit because you might be feeling it's not dark. Okay. Now ये सारा पेपर वन ही चल रहा है, ठीक है। अब तक इसके पेपर वन का ही पार्ट चल रहा है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आ गई। अब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में अच्छा इसमें ये है कि आप जो पीछे चीज पढ़ रहे होंगे ना, जैसे पॉलिटिकल इलेक्शन के बारे में मैंने पीछे पढ़ा होगा, उसमें रेपिटेशन बहुत है। अभी मैंने पीछे ही बताया, ये आप देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर मैंने आपको बताया है कि इसमें एक टॉपिक आ रहा है, लेट मी, ये देखिए पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल, मतलब ये पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट, सोशलाइजेशन, ये सब इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल चेंज के बारे में आप पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में इलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा इलेक्शन में मैं इसको दोबारा से हाईलाइट कर रही हूँ और ब्लैक कर रही हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक यू हैव टू स्टडी, ठीक है। उसके बाद आप इसके बारे में पढ़ेंगे प्रेशर ग्रुप्स एंड लॉबीज। ये जो टॉपिक प्रेशर ग्रुप्स एंड लॉबीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्यों प्रेशर ग्रुप्स एंड लॉबीज इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देख सकते हैं पाकिस्तान में इसका बहुत चीज ये प्रिवेल कर रही है, ठीक है। अब जो मीर शकील मीर है, जो इसका जियो ग्रुप्स का मालिक है, वो हमेशा मतलब जब वो नून लीग की गवर्नमेंट थी, वो बिल्कुल आराम से उसने करप्शन की और काफी अपनी रियल एस्टेट पे
जो है गलत तरीके से उसने चीजों को जो है अपनी मोनोपोली बनाई रियल एस्टेट में। लेकिन मतलब उस टाइम पे वो एक प्रेशर ग्रुप था, मतलब जियो था, जो था उसका प्रेशर था, तो उसका बड़ा रोल था सोसाइटी में। तो उसकी उस टाइम उसकी ना कोई उसकी पकड़ धकड़ नहीं की, बट ऑफ कोर्स ये इमरान खान का जब ये पीरियड आया, सो तो इमरान खान ने नैप को स्ट्रॉन्ग किया और उस पे काफी जो जिस तरह के हमारे बिजनेस टाइकून्स बैठे हुए उसके ऊपर उन्होंने उसको उनको और उनकी अभी प्रॉपर प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि प्रेशर ग्रुप्स का क्या काम है हमारी पॉलिटिक्स में, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जहांगीर तरीन है, वो किसी अभी मिनिस्ट्री का पार्ट नहीं है, लेकिन वो भी प्रेशर ग्रुप्स में आता है क्योंकि वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल बंदा है, ठीक है। तो बहुत अमीर है, इन्फ्लुएंशियल बंदा है, तो वो एक प्रेशर ग्रुप में उसका भी काफी रोल है, ठीक है। प्रोपोगंडा, प्रोपोगंडा ये टर्मिनोलॉजी आप इंटरनेशनल रिलेशंस में भी पढ़ेंगे। ये टर्मिनोलॉजी आप आर्टिकल्स पढ़ते हुए भी आपको पता चलेगा कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। आई होप कि यू कैन सी द स्लाइड्स। अभी मैं जो हूँ क्या करवा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं हमारी फॉर्म्स, उसके बाद आ जाते हैं हमारी पॉलिटिकल institutions and role of government, legislature, executive, judiciary. I'm just highlighting it and making it bold. मतलब ये जो तीन हमारे पार्ट हैं पॉलिटिक्स के, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आप सबको पता होना चाहिए कि हमारा मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है वो तीन चीजों में डिवाइड है। लेजिस्लेचर वो होता है जैसे पार्लियामेंट आ गया, ठीक है। जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है ना, उसको हम कहते हैं लेजिस्लेचर। आई एम रिपीटिंग अगेन, लॉ मेकिंग बॉडी को हम लेजिस्लेचर कहते हैं। एग्जेक्टिव जो होता है वो जैसे नॉमिनल हेड हो गया, जैसे कि प्रेसिडेंट है वो एग्जेक्टिव, ठीक है। उसको उसके अंडर हर चीज आती है। जुडिशरी जो हो गई, जो हमारे जस्टिस के साथ डील करती है। तो हमारी गवर्नमेंट तीन चीजों में डिवाइड है, ठीक है। जो वो फिर बाकी जो प्रोविंशियल असेंबली, नेशनल असेंबली, वो एक अलग टॉपिक है, विल डिस्कस इट इंशाल्लाह। वो आपको मैं मतलब जब हम क्लास करवाऊंगी तो उसमें मैं आपको सारा बताऊंगी, ठीक है। फिर सिविल मिलिट्री रिलेशंस, अगर आप गौर से देखिए सिविल मिलिट्री रिलेशंस, ये टॉपिक मैं इसको भी रेड कर रही हूँ क्योंकि टॉपिक बहुत ही रिपीटेड टॉपिक है। ये टॉपिक का जो है करंट अफेयर्स में आ चुका है। ये टॉपिक आपका जो है दोबारा पाकिस्तान अफेयर्स में आपने फिर पढ़ना है, सिविल मिलिट्री, और फिर यही टॉपिक आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है। तो इस टॉपिक की बहुत ही ज्यादा आपको रिपीटेशन मिलेगी और ये टॉपिक के से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि सिविल मिलिट्री रिलेशंस आप देख सकते हैं सिर्फ इंडिपेंडेंस इतने अच्छे नहीं रहे हैं। मोस्टली सिविल लोग कहते हैं मिलिट्री के रूल की वजह से डेमोक्रेसी इतनी वीक हो गई है और मिलिट्री का जो रूल था वो डिक्टेटरशिप था। तो सिविल मिलिट्री रिलेशंस के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वो आप बेशक करंट अफेयर से पढ़ेंगे या पाकिस्तान अफेयर का करेंगे टॉपिक कवर, तो पॉलिटिकल साइंस का भी कवर हो जाएगा। तो वो स्टूडेंट्स जो ये कहते हैं कि मैम ये जो मतलब बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, उनके लिए मैं फिर कह रही हूँ कि ये सब्जेक्ट बहुत ओवरलैप कर रहा है कि सिर्फ अगर आप ये सब्जेक्ट करेंगे तो इसमें आपके साथ साथ स्टडीज भी साथ कवर हो रहा होगा, सोशियोलॉजी भी थोड़ा बहुत कवर हो रहा होगा, करंट अफेयर्स और पॉलिटिकल करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर्स भी थोड़ा बहुत कवर हो रहा होगा, ठीक है। अब फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में मोनार्की, डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी, ये दोनों, टोटलिटेरियनिज्म, ऑथोरिटेरियनिज्म, ये मैंने उनको अभी एक्सप्लेन कर दी थोड़ी देर पहले ही कि ये क्या होती है, ठीक है। कि मतलब इनका मतलब है, ठीक है, मोनार्की का और डेमोक्रेसी का, टोटलिटेरियनिज्म का मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी, इंडिया की, सऊदी अरेबिया की, क्योंकि ये टोटलिटेरियन स्टेट्स हैं, ठीक है। तो ये टोटलिटेरियन ये सब आपने कॉमन है। फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पे आ जाते हैं, तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में भी यहाँ भी आप देख सकते हैं टोटलिटेरियनिज्म लिखा हुआ होगा ये, और ऊपर वाला फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट काफी ओवरलैप करते हैं टॉपिक। फिर कैपिटलिज्म, मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ये तीनों तो आपको मतलब उसमें भी पढ़ने पड़ेंगे लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये क्या चीज है, ठीक है।
और उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई अब हमारे लिए जब से 18th अमेंडमेंट आई है। ठीक, अब ये हमारा पेपर 2 आ गया है। ठीक है, पेपर 2 में आप कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशंस के अलावा आप लोग जो है ग्लोबल मतलब ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, जिसमें यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन से अभी अभी जो है ब्रिटेन ने एग्जिट किया है, जैसे कि ब्रेक्सिट हो गया। 7 पढ़े। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल regime, IMF एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में भी पढ़ना है। इसके अलावा इस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में भी पढ़ना होगा। अगर आप सिलेबस प्रॉपर्ली चेक करें तो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये कि हम सिग्नेचरी हैं इनमें से ऑर्गेनाइजेशन के। दूसरी बात ये कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन आपके इंटरनेशनली इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स कंपैरेटिव एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। अच्छा, इसमें आपकी जो है आप कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। टर्की, ईरान, मलेशिया, इंडिया, चाइना। ठीक है, लेकिन इसमें से आपने सारी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी। ठीक है, इसमें से जो मैं ब्लैक कर रही हूँ वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टर्की हो गया। ठीक है, टर्की इंपॉर्टेंट हो गया। ईरान थोड़ा हमारे लिए आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक बना है, ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। ठीक है, इसके अलावा इंडिया और चाइना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और मतलब आप ईरान को छोड़ भी सकते हैं, मतलब लेकिन नहीं है कि बिल्कुल आप छोड़ दें, ओवरव्यू ले लें। मलेशिया इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ओवरव्यू दे देंगे। अच्छा, एक और चीज, कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी ओवरलैप कर रही है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट, ये काफी ओवरलैप करती है। ठीक है, तो अगर आप एक दो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे तो वो आपके ज़हन में पॉइंट्स आ जाएंगे कि मेन फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशंस के, तो आप उनको जो है अपने एक दूसरे के साथ ओवर के डिस्कस भी कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आपने हर कॉन्स्टिट्यूशन का रट्टा लगाना है, सिर्फ आपने करेक्टर्स याद करने की। एक कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें कितनी मतलब आर्टिकल्स हैं, मतलब ये थोड़ा सा याद करना होगा। और उसमें आर्टिकल्स ये याद करने कि आर्टिकल 1 में क्या था, 2 में क्या था, नो, तो सिर्फ ये याद करना होगा टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, जैसे 271 है कितने आर्टिकल्स है, इस तरह। ठीक है, जनरली मैं एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या कहते हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन इंडिया आ गया। ये आपका पूरा का पूरा जितना भी रेड कर रही हूँ और बोल्ड भी कर रही हूँ, ये सारा सारा आप लोग ऑलरेडी पाकिस्तान अफेयर्स में आपने पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी खास चीज नहीं होगी कि आप लोग परेशान हो जाएंगे, ओ माय गॉड दिस इज वेरी टू टफ। ठीक है, तो ये आप ऑलरेडी सारा पाकिस्तान अफेयर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है टॉपिक गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। ठीक है, इसमें आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा सा इसको बता दूं बोल्ड करके हल्का सा। इसमें ये जो चीज है कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की, आप 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन, 1962 और 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हल्के फुल्के पॉइंट्स पढ़ेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसमें आप जो है देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना लेट क्यों हुआ, क्योंकि हमारे क्या वजह थी, हमारे पास लीडर अच्छे नहीं थे। ठीक है, तो ये आप इस चीज में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अच्छा, इसमें 18th अमेंडमेंट आजकल का बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है, ये 2019 में भी ये टॉपिक आया है। 18 अमेंडमेंट को मैंने इसलिए रेड किया है क्योंकि ये हम पाकिस्तान अफेयर्स में भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स में भी पढ़ना है और पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है। 18 अमेंडमेंट में यही हुआ था जो मैं फिर से आपको बता देती हूँ, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई है। अभी इस बात पे इमरान खान अभी फिर रो रहा था कि हमारा जो है
हम लोग जो इतने इकोनॉमी क्राइसिस में आ गए हैं और इकोनॉमी क्लैप्स करी है, उसकी ये वजह है कि प्रोविंसेस टू जनरेट द रेवेन्यू जनरेट नहीं करे, फिर प्रोविंसेस का कंसेंसस ही नहीं होता किसी चीज पे। सिंध कह रहा है कि अब फॉर एग्जाम्पल कोरोना की एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब सिंध का लॉकडाउन कहता है कि मैं स्मार्ट लॉकडाउन करूंगा, पंजाब कुछ कर रहा है, तो कंसेंसस होना बहुत मुश्किल हो गया। तो इस वजह से इमरान खान इस लाइक ये जो प्रोविंशियल पावर दी, इट्स नॉट गुड। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, अच्छा अब हम लोग आ जाते हैं प्लेटो पे, जिसके बारे में आज मैं आपको डिस्कस करूंगी कि मैं प्लेटो को आप लोगों को किस तरह पढ़ाऊंगी वंस यू विल बी माय क्लास। प्लेटो के लिए ऊपर काफी क्वेश्चंस आए हैं और बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं। सॉरी, लेट मी कैन यू सी दिस? छोटा कर रही हूँ थोड़ा सा। ओके, या एक्सप्लेन प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस, हाउ ही ट्राइज टू इम्प्लीमेंट इट टू द एजुकेशन सिस्टम। 2001 का ये क्वेश्चन है, पास पेपर्स को एनालाइज करके मैंने निकाला है। प्लेटो कम्युनिज्म वाज इज एंड विल रिमेन practicable, critically examine this statement। 2003 का क्वेश्चन है। The main similarities and differences in the political ideas of Plato and Aristotle। ठीक है, explain Plato theory of justice, how he tries to implement it through education system। अच्छा, आप ये देखिए, प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम है, इसके बारे में मैं फिर से इसको रेड कर रही हूँ कि 2 बार तो प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम के बारे में पूछा कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो मतलब देखने में आ रहा है रिपीटेड क्वेश्चन। Plato intended to build an institution for scientific study of politics and training of statesmen। अब अगेन ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट एजुकेशन सिस्टम कि मतलब अपने प्लेटो का एक एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना कि इन केस आ जाए तो आप बहुत तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। डिस्कस प्लेटोज कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, फिर से 2012 में, 2008 में भी ये क्वेश्चन आया और 2012 में फिर से ये रिपीट हो गया। Plato intended to build an institution for scientific study of politics and training of statesmen elaborate। मतलब आप देख सकते हैं कि प्लेटो के एजुकेशन रिलेटेड कितने ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये वाला पूरा, ये 2000 जो आया 18 में, कि जो 2018 में आया है। ठीक है, इसमें प्लेटो की सारे मतलब जो रिपब्लिक के बारे में पूछा गया, किसकी मेन फीचर्स। तो प्लेटो की जो रिपब्लिक थी वो आइडियल थी। ठीक है, उसके बारे में पूछा गया। आप ये मुझे मैंने एनालाइज किए पास पेपर्स, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि मैंने सारे पास पेपर्स एनालाइज करके ही अपने नोट्स बनाए कि कौन कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और किनके रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं। अच्छा, आप इन क्वेश्चंस में गैप देखें कि 1 साल 2 साल के बाद ये दोबारा से प्लेटो के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन आ गए जो कि 2-2 साल की आ रहे हैं। अब 2018 में आया, 2019 में नहीं आया क्वेश्चन, और 2020 में भी आई डोंट थिंक सो कि आया प्लेटो के ऊपर क्वेश्चन। तो मोस्ट प्रॉब्ली 2021 में वी विल बी गेटिंग क्वेश्चन रिगार्डिंग प्लेटो। ठीक है, अच्छा प्लीज गर्ल्स एंड बॉयज यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। मैं मतलब आई हैव नो प्रॉब्लम इन द आंसरिंग योर क्वेश्चंस, फाइन। बिल्कुल, आप ली करप्शन का भी सब्जेक्ट डालना। एहतशाम शकील, डिफरेंस बिटवीन टोटलिटेरियनिज्म एंड अथॉरिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म में ये होता है कि मतलब बिल्कुल भी आपको मतलब आपने मतलब आप समझ लें आप एक बिल्कुल जेल में है, आपका मतलब आपके पास कोई अपनी पावर नहीं है। ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर सकते।
हर चीज स्टेट के कंट्रोल में। इवन इवन के आपके साथ शादी है वो भी स्टेट करवाएगी, स्टेट जो इंटरवीन करेगी और वो करवाएगी, ठीक है। इवन आपने जो रिलीजन चूज करना है वो भी स्टेट करेगी। ये टोटलिटेरियनिज्म। अथॉरिटेरियनिज्म ये होता है कि अथॉरिटी आ जाती है एक बंदे की, ठीक है, उसके पास पावर होती है, ठीक है, लेकिन उसमें ये नहीं होता है कि बिल्कुल ही आप मतलब उस पावर को आपने मानना होता है, टू सबमिट टू दैट पावर एज वेल। ये नहीं होता है कि बिल्कुल ही आपको बिल्कुल कोई फ्रीडम ना हो, बिल्कुल आप पूरी तरह से फंसे हुए हो, और मतलब आप बिल्कुल आपकी शादी भी जो है वो गवर्नमेंट की मर्जी से हो, स्टेट की मर्जी से हो, ठीक है, ये नहीं, ठीक है। तो अभी हम क्या और कोई क्वेश्चन किससे पूछने हैं? स्क्रीन हो रही है, स्क्रीन ब्लर हो रही है, सबकी स्क्रीन ब्लर हो रही है, आपकी हो रही है सिर्फ। ओके, किसी आपके पास और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मत पूछ ले, अदरवाइज आई एम जस्ट गोइंग ऑनवर्ड्स। अच्छा, आप प्लेटो के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। प्लेटो 428 बीसी में पैदा हुआ इन द सिटी ऑफ एथेंस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी में मैं जो हूँ, मेरे मुताबिक बहुत इरेलेवेंट हो जाता है कि हम प्लेटो की पूरी हिस्ट्री में जाए, प्री हिस्ट्री में जाए कि वो कहाँ पैदा हुआ, कहाँ बड़ा हुआ, कौन सा उसका स्कूल था बचपन में, फिर उसने क्या किया अपना स्कूल में एडमिशन लेकर, फिर उसने उसकी अम्मी की डेथ कैसे हुई, दिस ऑल आर इरेलेवेंट थिंग। और आप पास पेपर्स भी देख लें, ही भी उन्होंने ये नहीं पूछा हुआ कि प्लेटो का बैकग्राउंड क्या था, ठीक है, किसी भी ये बात सवाल नहीं पूछा हुआ, बिकॉज़ आई एम इंटरेस्टेड इन दैट, ठीक है। ओके ओके गाइस, वेट, आई गेस माय लैपटॉप इज गोइंग आउट ऑफ चार्ज। ओके फाइन। ओके फाइन। सो 420 को पैदा हुआ इन द सिटी ऑफ एथेंस। वो उसने फाउंड की एकेडमी, ठीक है, इस एकेडमी में वो जो है टीचिंग देता था हाउ टू बिकम अ फिलोसोफर किंग, ठीक है। जल्दी आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द पॉइंट्स कि ये प्लेटो क्या था क्या नहीं था। इसने 3 इसके इंपॉर्टेंट काम थे, द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन एंड द लॉज। रिपब्लिक जो था इसका आइडियल स्टेट के बारे में, ठीक है सारा, फाइन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर स्लाइड। मेन फीचर्स ऑफ इस पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या थे? मेन ऑफ इस पॉलिटिकल क्या थे? मेन फीचर्स ऑफ दिस पॉलिटिकल फिलॉसफी ये थे कि इसने पहली बात ये आइडियल स्टेट थी। इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज थी प्लेटो की, वो ये थी कि इसने कहा कि हर इंसान में 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, 2 चीजें जो इनएक्टिव होती हैं और उसमें से एक चीज एक्टिव होती है, ठीक है। कुछ लोगों में रीजन होता है, कुछ लोगों में स्पिरिट होता है, कुछ लोगों में एपिटाइट होता है, ठीक है। जिन लोगों के अंदर एपिटाइट होता है, ये एपिटाइट का वर्ड है, मैं इसको आई एम जस्ट मेकिंग इट इन ग्रीन कलर एंड इसके बारे में अभी आपको मैं बता रही हूँ कि एपिटाइट का मतलब होता है भूख। तो ये बंदा होता है, ये अपनी सिर्फ और सिर्फ इसको देखता है नीड्स, नीड्स को देखता है। तो ये जब नीड्स को देखता है तो ये क्या बन एंड में किसने अपना, इसका एक मकसद होता है कि अपनी नीड्स फुलफिल करनी है, इसे खाना खाना है, सोना है, फैमिली बनानी है, दैट्स ऑल। तो इस नीड्स फुलफिल करनी है, इसके अंदर ये भूख है। तो ये क्या है प्राइमरीली अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ये मैं नहीं कह रही, फार्मर, शॉपकीपर या कोई ट्रेडर, ठीक है। ये इसने बात की थी, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा स्मॉल क्यों, बिकॉज आई वुड नॉट बी हैविंग अ प्लेस फॉर थिंग्स, या फार्मर्स नीड्स की एपिटाइट, ठीक है। इसके बाद इसने कहा कि एक बंदा है
स्पिरिट है। स्पिरिट क्या होता है? जज्बा होता है, जज्बा, जुनून। ठीक है, तो जिस बंदे में आप देख ले, अगर हमारी सोसाइटी है, किसी कुछ बच्चे होते हैं उनमें बहुत जज्बा जुनून होते हैं कि उन्होंने आर्मी जाना है, उन्होंने पुलिस में जाना है, तो उसके मुताबिक इस तरह के जो लोग होते हैं वो क्या बनते हैं? सोल्जर्स। और ये क्या करते हैं? ज्वाइन आर्मी। ठीक है, ये इसके मुताबिक ये हिस्सा करते हैं जो उनके अंदर स्पिरिट होता है। मैं ये फिर से बता रही हूँ कि प्लेटो के मुताबिक हर बंदे के अंदर इन तीनों में से कोई चीज प्रेजेंट होती है। किसी के अंदर रीजन होता है, किसी के अंदर एपिटाइट होता है, किसी के अंदर स्पिरिट होता है। आ जाते हैं रीजन। रीजन का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल पावर। कुछ लोग जो होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, जो इंटेलिजेंट वो क्या बनते हैं? इसके मुताबिक बन जाते हैं फिलोसोफर किंग। फिलोसोफर किंग जाते हैं या वो ब्यूरोक्रेसी में चले जाते हैं। ठीक है, ये इसकी सारी जो फिलोसफी थी वो इसी के बेस थी कि बंदे के अंदर तीन चीजें प्रेजेंट है। इसी पे इसने क्लास डिवीजन की, प्लेटो ने अपनी क्लास डिवाइड कर दिया और इसने कहा कि हर इंसान का प्रोफेशन फॉलो करना चाहिए। क्लास डिवाइडेड है। कभी भी एक आदमी है जो एक फार्मर है या जो एक ट्रेडर है या एक शॉपकीपर है, वो कभी भी आर्मी नहीं ज्वाइन कर सकता क्योंकि उसके अंदर स्पिरिट नहीं प्रेजेंट। फिर उसने कहा कि जो बंदे के अंदर रीजन है, वो रीजन जिस बंदे में जिसमें इंटेलेक्चुअल पावर होती है, उसे पढ़ने का बहुत शौक होता है और वो कभी भी जो है अपनी एपिटाइट के पीछे नहीं भागता। तो ये नहीं सोचता कि बस मैं अपनी नीड्स फुलफिल करूं। उसे इसका बड़ा शौक होता है कि उसकी कोई आइडेंटिटी बने, पहचान बने। ठीक, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, आई एम जस्ट टेलिंग यू द कॉन्सेप्ट। तो इसी बात पे उसने क्लास डिवीजन की। ठीक है, in case if you getting a question in CSS की write a note on the Republic of Plato, तो आपने हेडिंग्स देनी है इसी तरह चार्ट्स और फैकल्टीज ऑफ सोल की, फिर आपने एक्सप्लेन है, फिर क्लास डिवीजन की आपने हेडिंग देनी है, उसमें क्या एक्सप्लेन करना है? आप एक्सप्लेन करना है कि क्लास डिवीजन में ये होगा कि कुछ लोग सोल्जर्स बन जाएंगे, कुछ लोग फार्मर्स बन जाएंगे, कुछ लोग मतलब जो स्वीपर्स जाएंगे और कुछ लोग जो है फिलोसफर किंग्स या ब्यूरोक्रेसी चले जाएंगे। फिर इसने ये बात की कि जस्टिस इसने कि मतलब जो जस्टिस है वो फील करेगा तब सोसाइटी में कि हर बंदा वो काम करे जो इसको जो इसके अंदर चीज प्रेजेंट है। कि अगर किसी बंदे के अंदर मतलब स्पिरिट है तो वो आर्मी ही ज्वाइन कर ले, उसे ये जरूरत नहीं है कि वो है ब्यूरोक्रेसी में आ जाए या वो फिलोसफर किंग बन। ये प्लेटो कह रहा था। ठीक है, उसने कहा जस्टिस तब कर सकता है कि हर बंदा माइंड करे देयर ओन दिस, हर बंदा अपने काम से काम रखे। ठीक है, ये प्लेटो ने बात की थी। ओके, तो ये जो चीजें हैं, ये जितनी भी पॉइंट्स है, जितनी भी हेडिंग्स हैं, ये मैंने अपनी नोट्स में एक एक लाइन में बताई हुई है कि इन चीजों का मतलब क्या है और कैसे जब वो पेपर के लिए जा रहे होंगे तो कैसे वो जो है इन चीजों प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। अच्छा, मुझसे जहिद शान ने पूछा कि मैम पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स बता दें। पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स ये है कि जाहिद आपने मैक्सिमम आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी हेडिंग अच्छी हो, आप मैक्सिमम हेडिंग्स। ठीक है, क्योंकि एक एग्जामिनर है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा 1.5-2 घंटे लगाए कि आपने क्या लिखा है विदाउट एनी हेडिंग। आप 4-5 पेजेस लिख दो और कोई इसमें हेडिंग ना हो, पूरी आपने गपशप लगाई हो, उसके पास इतना टाइम नहीं है, लिटरली एग्जाम बोर हो जाता है। अपनी हेडिंग्स अच्छी दो, काफी मतलब हेडिंग्स बनाना सीखो, जो की टर्म्स है क्वेश्चन में उसको अंडरलाइन करके उन की टर्म्स को मेक यूज करो इन योर हेडिंग्स। और आपका एक जो क्वेश्चन होता है वो बहुत इम्प्रेसिव होता है और वो बहुत ही अच्छी तरीके से अटेम्प्ट और बहुत स्कोरिंग होता है। कम्युनिटी प्रॉपर्टी और फैमिली में इसने ये कहा प्लेटो ने कि फैमिली जो होनी चाहिए ना, कम्युनिज्म प्रॉपर्टी और जो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, ये दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, ये आप बना सकते हैं। ठीक है, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी फैमिली में ये बात की थी कि फैमिली जो होती है मतलब स्टेट कंट्रोल करे, स्टेट का काम हो
कि वो मैरिज मेकिंग में इंटरवीन करें और स्टेट अश्योर करे कि दो लोग जिनके एट्रीब्यूट्स से दोनों इंटेलिजेंट हैं और माइंडसेट मिल रहा है, उन दोनों से शादी करवाए, क्योंकि इससे हमारी आगे की जनरेशन अच्छी है। ये प्लेटो ने कहा था, ठीक है। तो ये इसकी कम्युनिज्म ऑफ फैमिली थी। थ्योरी ऑफ एजुकेशन प्लेटो की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपनी पास्ट एनालिसिस से कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात प्लेटो की पूछा हुआ है। ये मैं आपको आज के लेक्चर में नहीं बताऊंगी, ये मैं थ्योरी ऑफ एजुकेशन एक्सप्लेन करूंगी इन माय क्लास ऑन द Zoom. Although I have made the notes on this PowerPoint मैंने बनाया हुआ है, but the time was short, it's already an hour, so I will not take your much time, और मैं इसको अपनी theory of education को going to split in my own class. Rule by the philosophers. अच्छा, वो बिलीव करता था कि रूल जो करे कंट्री को वो फिलोसफर्स करें, तो क्या कहता था, बिलीव करता था, ठीक है। उसके बाद वो बहुत फेमिनिस्ट था। फेमिनिस्ट क्यों था? इसलिए था क्योंकि प्लेटो कहता था कि ये मैं थोड़ा एपिटाइट बड़ा करी, बहुत छोटा हो गया। फेमिनिस्ट इसलिए था कि वो कहता था, प्लेटो कहता था कि जिस तरह एक इंसान है ना, मर्द है, उसमें एपिटाइट है, स्पिरिट है या किसी में रीजन है, इसी तरह औरतें भी स्पिरिट होता है कुछ औरतों में एपिटाइट होता है और कुछ औरतों में रीजन होता है। कुछ औरतें इंटेलिजेंट है, कुछ को सिर्फ एक मतलब नीड होती है, उनकी एपिटाइट होता है, और कुछ लोगों के अंदर औरतों में स्पिरिट होता है, जिससे आपसे काफी फीमेल्स भी ज्वाइन करती हैं फोर्सेस को। तो उसने कहा कि फेमिनिज्म मतलब मर्द और फीमेल दोनों इक्वल है, तो दोनों को इक्वली ही करना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्लेटो। अच्छा, ये मैंने पहले बता दिया कि वो फाउंडर था टोटलिटेरियनिज्म का, प्लेटो, ठीक है। तो इसने जो है जो फाउंडर था टोटलिटेरियनिज्म का, तो इसने कहा था कि राइट्स नहीं दिए जाने चाहिए पीपल को। फिलोसफर जो होता है वो अबव लॉ होता है, उसके ऊपर कोई लॉ नहीं लगता, वो जो करना चाहे कर सकता है, और लोगों को लिबर्टी नहीं चाहिए कि वो खुद से शादी कर ले और खुद से अपनी वो एजुकेशन चूज कर ले। एक स्ट्रिक्ट सिस्टम बनाना चाहिए कि प्रॉपर्टी भी जो है स्टेट रोल करे, फैमिली मेकिंग भी स्टेट कंट्रोल करे, और एजुकेशन भी स्टेट कंट्रोल करे, ठीक है। सेंसरशिप मीन्स कि वो मीडिया के मतलब खिलाफ था। वो कहता था कि मतलब इतना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क में लॉस ऑफ फर्स और प्रोटेस्ट लाता है, ठीक है। अब ये थ्योरी ऑफ ये थी मेरी आपकी ऑल अबाउट प्लेटो, ठीक है। थ्योरी ऑफ एजुकेशन मैंने आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल ऑलमोस्ट प्रिपेयर की हुई है और उसके मैंने बहुत प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं, but as far as the time is short and it's already 1 hour, तो we will discuss this in my own जो मैं Zoom पे लेने वाली हूँ नेक्स्ट अटेम्प्ट। अब हम दोबारा से प्लेटो के क्वेश्चंस पे चले जाते हैं कि प्लेटो की जो हमने जस्टिस के बारे में डिस्कस कर लिया। जस्टिस अब यही था कि जिस तरह प्रिवील कर सकते हैं कि अगर हर कोई अपने काम से काम करे और वही काम करे जिस तरह स्टेट डिवाइड की हुई है। उसके बाद प्लेटो की कम्युनिज्म के बारे में हमने डिस्कस किया कि इसने कम्युनिज्म ऑफ वाइफ फैमिली किया था और प्रॉपर्टी किया था, कि फैमिली भी स्टेट इसमें इंटरवीन करे फैमिली मेकिंग में भी, कि बेस्ट पीपल गेट मैरिड टू अ बेस्ट वन, और कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी में भी स्टेट इंटरवीन करे कि स्टेट ओन प्रॉपर्टी हो, लोग प्रॉपर्टी जब करें, लिमिटेड प्रॉपर्टी हो सबके पास, ठीक है। एजुकेशन मैंने आप डिस्कस नहीं किया है, आई टोल्ड यू आई एम गोइंग टू डिस्कस इट इन माय पर्सनल क्लास। इसके बाद अरिस्टोटल और इसके मेन सिमिलैरिटीज हो गए। उसके बाद जो है ये एजुकेशन पे जो वही एजुकेशन है, और फिर ये जस्टिस है। जस्टिस पे ही बताया आपको ऑलरेडी, ऑल्दो जस्टिस पे मैं प्रॉपर और ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगी आपको इन द क्लास। वैसे मैंने ओवरव्यू दी है कि प्लेटो क्या था, कौन था। वो 428 बीसी में पैदा हुआ, एथेंस सिटी में पैदा हुआ, और उसने जो है आइडियल स्टेट के बारे में अपनी फिलॉसफी दी, और उसकी आइडियल स्टेट पे उसने जो है लोगों को 3 चीजों में डिवाइड कर दिया, और उसने इसी 3 चीजों में कहा था कि हर चीज जस्टिस तभी प्रिवेल कर सकते हैं जब इंसान अपने से काम रखे और वही काम करे जिस चीज की एबिलिटी है। फिर इसके जस्टिस का जो और कॉन्सेप्ट है वो मैं अपनी क्लास में आपको फर्दर कर दूंगी।
in case if you facing any difficulty. So that's all for today's lecture, and I hope कि आप लोगों को समझ आई हो. And in case if you would be facing any difficulty, any question, then do let me know, and I'm always here to help you out. So thanks a lot. And ये जो पावर पॉइंट है ये मैंने नोट से बनाया है, शॉर्ट नोट से बनाया है कि मैंने हेडिंग्स निकाल निकाल के पावर पॉइंट में दे दी है. बट इन हेडिंग्स की जो 8 लाइन की एक्सप्लेनेशन है इट्स प्रेजेंट इन माय नोट्स. ऑफ कोर्स दैट आई एम गोइंग टू गिव टू द स्टूडेंट्स हु विल गोइंग टू जॉइन द क्लास. And that's for today. Thank you everyone, and I hope you must have learned something. तो इन द एंड मैं यही एनालिसिस दूंगी कि पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल भी मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है. ये ओवरलैप कर रहा है सोशियोलॉजी में, फ्रंटर्स में, पॉलिटिकल साइंस में, इवन इस्लामियात में इसका जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मा और स्टेट है वो आ रहा है. ठीक है, तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस तैयार करेंगे तो आपके साथ साथ और सब्जेक्ट्स भी तैयार हो रहे होंगे. और लेंथी सब्जेक्ट जो सोचते हैं ये इतना लेंथी सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें टॉपिक्स बहुत ओवरलैप कर रहे हैं. इसमें से 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज वेस्टर्न फिलोसफर्स फ्रंट है और कॉन्स्टिट्यूशंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. ठीक है, यस बुखारी शाह कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पॉलिटिकल साइंस भी ओवरलैप करते हैं क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में पेपर 2 में आप कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे. जब कॉन्स्टिट्यूशंस आपको समझ आएंगी तभी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी समझ आएगा. ठीक है, thank you everyone. Okay, take care. Allah Hafiz.